हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भाशय में होने वाली रसौली यानी कि फाइब्रॉइड के बारे में। यानी कि वो क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और जब गर्भाशय में रसौली होती है तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ये किस वजह से होता है और किन लोगों को ये होने का जोखिम ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इसका परीक्षण कैसे किया जा सकता है, इसका इलाज कैसे होता है और साथ ही साथ अगर इसका इलाज ना कराएं तो उससे क्या जटिलताएं हो सकती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भाशय में रसौली क्या होती है। तो बच्चेदानी या गर्भाशय में रसौली यानी कि फाइब्रॉइड एक प्रकार के मांसल ट्यूमर होते हैं जो गर्भाशय यानी कि गर्भ की दीवार में बनते हैं। रसौली को चिकित्सकीय भाषा में लियोमायोमा या फिर मायोमा कहते हैं। फाइब्रॉइड हमेशा कैंसरजनक नहीं होते। फाइब्रॉइड एक या फिर कई ट्यूमर के रूप में विकसित हो सकते हैं। यह सेब के बीज के समान छोटे और अंगूर के समान बड़े भी हो सकते हैं। असामान्य स्थिति में ये और भी बड़े हो सकते हैं। गर्भाशय फाइब्रॉइड से गर्भाशय के कैंसर का खतरा नहीं होता, बल्कि यह कभी कैंसर में परिवर्तित नहीं होता है। ये ट्यूमर बड़े होकर पेट दर्द और पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का कारण बनते हैं। कुछ लोगों में इसके कोई संकेत या लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। हालांकि फाइब्रॉइड या रसौली का सही कारण अभी तक अज्ञात है। रसौली 35 वर्ष की आयु की लगभग 30% महिलाओं को और 50 की उम्र की लगभग 20 से 80% महिलाओं को प्रभावित करता है। ये आमतौर पर 16 से 50 वर्ष की उम्र में यानी कि प्रजनन के समय विकसित होते हैं, जब एस्ट्रोजन का स्तर अधिक होता है। यदि एक बार फाइब्रॉइड विकसित हो जाता है तो यह रजोनिवृत्ति के बाद तक बढ़ता रहता है और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है तब फाइब्रॉइड सिकुड़ता जाता है। अधिक वजन या मोटापे में गर्भाशय फाइब्रॉइड से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि रसौली के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, रसौली के प्रकार गर्भाशय में उसकी स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो जैसे कि इसका एक प्रकार है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। तो ये फाइब्रॉइड गर्भाशय के स्तर के नीचे उपस्थित होते हैं और गर्भाशय की ओर फैले होते हैं। इनके कारण मासिक चक्र के दौरान अधिक लंबे समय के लिए और अनियमित रक्तस्राव होता है। दूसरा इसका प्रकार है सब सिरोसल फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड गर्भाशय के बाहर मांसपेशियों या गर्भाशय की दीवार में स्थित होते हैं और इनके कारण असामान्य अत्यधिक मासिक धर्म, रक्तस्राव, श्रोणि में दर्द और रीढ़ की हड्डी पर दबाव का अनुभव होता है। तीसरा इसका प्रकार है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। ये फाइब्रॉइड गर्भाशय की मांसपेशियों में स्थित होते हैं और गर्भाशय गुहा में या गर्भाशय गुहा के बाहर की ओर फैले होते हैं। दोस्तों, गर्भाशय गुहा यानी कि यूटेराइन कैविटी, ये रीढ़ की हड्डी, मलाशय और श्रोणि इन पर दबाव डालते हैं, लेकिन जब तक ये आकार में बड़े नहीं हो जाते तब तक कोई लक्षण नहीं दर्शाते। चौथा इसका प्रकार है पेडंक्युलेट फाइब्रॉइड्स। तो ये रसौली गर्भाशय की दीवार के बाहर स्थित होते हैं लेकिन गर्भाशय से जुड़े होते हैं। यह रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालता है और जिस कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। और पांचवा प्रकार है सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। तो ये फाइब्रॉइड गर्भाशय की गर्दन में स्थित होते हैं और अत्यधिक और असामान्य रक्तस्राव का कारण बनते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि गर्भाशय में होने वाली रसौली के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अधिकतर महिलाओं में गर्भाशय में रसौली से पीड़ित होने पर कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। हालांकि असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव फाइब्रॉइड का सबसे सामान्य लक्षण है और यदि ट्यूमर गर्भाशय के अस्तर यानी कि यूटेराइन लाइनिंग के पास होते हैं या अस्तर में होने वाले रक्त प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं तो यह अत्यधिक मात्रा में दर्दनाक और लंबे समय तक माहवारी का होना या मासिक चक्र में स्पॉटिंग का कारण बनता है। फाइब्रॉइड के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने पर महिलाएं आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से ग्रस्त हो सकती हैं। रसौली के लक्षण उनके आकार, गर्भाशय में उनकी स्थिति और पैल्विक अंगों से करीबी उन पर निर्भर करते हैं। आकार में बड़े फाइब्रॉइड की अगर हम बात करें तो उसके लक्षण हो सकते हैं जैसे कि पेड़ों में दर्द हो सकता है यानी कि पेल्विक पेन हो सकता है, मूत्राशय पर लगातार दबाव होने के साथ पेशाब ज्यादा आता है या फिर कई बार पेशाब आना रुक भी सकता है। मल त्याग के दौरान दर्द के कारण मलाशय पर दबाव का अनुभव होता है और कभी कभी रसौली बार बार होने वाले मिसकैरेज का कारण होते हैं। यदि ऐसी स्थिति में उन्हें हटाया नहीं जाता तो महिला कभी गर्भवती नहीं हो सकती। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गर्भाशय में रसौली क्यों होती है। तो गर्भाशय में रसौली का सही कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन रिसर्च के अनुसार कुछ कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं।
जैसे कि आनुवंशिक परिवर्तन यानी कि जेनेटिक चेंजेस, तो कई फाइब्रॉयड में गर्भाशय की सामान्य कोशिकाओं से अलग जीन होते हैं और उसके कारण फाइब्रॉयड हो सकता है। दूसरा है हार्मोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो गर्भधारण के लिए प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय के अस्तर के विकास को प्रोत्साहित करते हैं और जिस कारण फाइब्रॉयड का विकास भी होता है। फाइब्रॉयड में सामान्य गर्भाशय कोशिकाओं की तुलना में अधिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं। फाइब्रॉयड हार्मोन उत्पादन में कमी के कारण रजोनिवृत्ति के बाद कम हो जाते हैं। तीसरा है कुछ और वृद्धि कारक यानी कि अदर ग्रोथ फैक्टर्स। तो जो पदार्थ शरीर में ऊतकों को बनाए रखने में मदद करते हैं जैसे कि इंसुलिन वगैरह, फाइब्रॉयड के विकास को प्रभावित करते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि गर्भाशय फाइब्रॉयड गर्भाशय में मायोमेट्रियम की स्टेम सेल से विकसित होते हैं। गर्भाशय फाइब्रॉयड का विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। वे धीरे या फिर तेजी से भी बढ़ सकते हैं या समान आकार के भी रह सकते हैं। कई फाइब्रॉयड जो गर्भावस्था में मौजूद होते हैं वे गर्भावस्था के बाद या तो सिकुड़ जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गर्भाशय जो है वो सामान्य आकार में वापस आ जाता है। अगर हम बात करें कि रसौली होने के जोखिम किन लोगों को ज़्यादा होते हैं, तो प्रजनन की उम्र वाली महिला होने के अलावा कुछ और भी स्थितियां होती है जिनमें आपको गर्भाशय फाइब्रॉयड होने की संभावना हो सकती है, जैसे कि आनुवंशिकता। तो यदि आपकी माँ या बहन को फाइब्रॉयड है तो आपको भी फाइब्रॉयड हो सकता है। दूसरा है पर्यावरणीय कारक यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कम उम्र में मासिक धर्म की शुरुआत होना, गर्भ निरोधक का उपयोग करना, मोटापा, विटामिन डी की कमी, आहार में लाल मांस का अधिक सेवन करना, हरी सब्जियों और फलों का कम सेवन करना, बियर और शराब का सेवन फाइब्रॉयड के विकास के जोखिम को बढ़ाता है। अगर हम बात करें कि इससे बचाव कैसे किया जाए, तो गर्भाशय फाइब्रॉयड होने से रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन नियमित व्यायाम करने से इसके होने की संभावना कम जरूर की जा सकती है। एक स्टडी के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम करने वाली महिलाओं में गर्भाशय फाइब्रॉयड से पीड़ित होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, जैसे कि अपना वजन नियंत्रित रखकर, लाल मांस और शराब से दूर रहकर, फलों और सब्जियों का सेवन करके आप गर्भाशय फाइब्रॉयड से ग्रस्त होने की संभावना कम कर सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि गर्भाशय में रसौली का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो चूंकि फाइब्रॉयड में लक्षण महसूस नहीं होते हैं और इसीलिए आमतौर पर ये नियमित योनि परीक्षण के दौरान ही पाए जाते हैं। फाइब्रॉयड का पता कुछ प्रकारों से लगाया जा सकता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन या योनि की जांच द्वारा इसका निदान किया जाता है। यह गर्भाशय ग्रीवा और सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड का पता लगाने में मदद करता है। दूसरा है एमआरआई। तो एमआरआई द्वारा फाइब्रॉयड का आकार और मात्रा का पता लगाया जा सकता है। तीसरा है हिस्टेरोस्कोपी। तो उसके द्वारा जांच के लिए गर्भाशय में कैमरे वाले एक छोटे दूरबीन का उपयोग किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो उसी समय बायोप्सी भी की जा सकती है। उसके बाद है लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी में एक छोटी लचीली ट्यूब को पेट में डाली जाती है और गर्भाशय के बाहर के फाइब्रॉयड की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि आवश्यक हो तो उसी समय बायोप्सी भी की जा सकती है। और अब बात करते हैं कि रसौली का इलाज कैसे किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो यदि फाइब्रॉयड के कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं या यह किसी महिला के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो उपचार की आवश्यकता नहीं है। यदि फाइब्रॉयड के कारण माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव होता है लेकिन और बड़ी समस्याएं महसूस नहीं होती तो महिला को इलाज नहीं करना चाहिए। रजोनिवृत्ति के दौरान फाइब्रॉयड अक्सर सिकुड़ जाते हैं और लक्षण या तो कम महसूस होते हैं या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जब उपचार आवश्यक होता है तो दवा या सर्जरी द्वारा इसका इलाज किया जाता है। अगर हम दवा द्वारा फाइब्रॉयड के इलाज की बात करें तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट के कारण शरीर कम एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे फाइब्रॉयड को कम करने में मदद मिलती है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट मासिक धर्म चक्र को रोकता है, लेकिन उपचार बंद होने के बाद यह आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। GnRHA के कारण रजोनिवृत्ति जैसे लक्षण, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, अधिक पसीना आना, योनि का सूखापन और कुछ मामलों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा वगैरह महसूस हो सकते हैं। ये फाइब्रॉयड को कम करने के लिए सर्जरी से पहले भी दिए जा सकते हैं। GnRHA अल्पकालिक उपयोग के लिए होते हैं। इसके उपचार के लिए अन्य दवाओं का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वो बड़े फाइब्रॉयड के उपचार में कम प्रभावी होती है। अगर हम बात करें अनुत्तेजक दवाएं यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, तो ये ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन्स के उत्पादन को कम करती है, जो आमतौर पर माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव का कारण होता है। और ये दवाएं दर्द निवारक भी होती है, जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करती है।
दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि बर्थ कंट्रोल पील्स। तो गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से ओव्यूलेशन चक्रों को नियंत्रित करने और मेनोरेया को कम करने में मदद मिलती है। और उसके बाद है लीवोनॉर्जेस्ट्रेल इंट्रायूटेराइन सिस्टम। तो इसमें एक प्लास्टिक डिवाइस गर्भाशय के अंदर रखी जाती है, जिस कारण से लीवोनॉर्जेस्ट्रेल नामक प्रोजेस्टेरोजेन हार्मोन रिलीज होता है और यह हार्मोन गर्भाशय के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकता है, जिससे रक्तस्राव कम होता है। प्रतिकूल प्रभावों में 6 महीनों तक अनियमित रक्तस्राव, सिरदर्द, स्तन असहजता और मुहासे हो सकते हैं। कुछ मामलों में पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं। अगर हम सर्जरी की बात करें तो यदि लक्षण गंभीर है तो सर्जरी आवश्यक हो जाती है। सर्जरी के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी। तो अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़े हैं या रोगी को अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो हिस्टेरेक्टोमी की सहायता से गर्भाशय निकालकर फाइब्रॉइड निकाला जा सकता है। यदि सर्जन अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब को निकाल देता है तो कामेच्छा में कमी और समय से पूर्व रजोनिवृत्ति हो सकती है। दूसरा है मायोमेक्टोमी। तो फाइब्रॉइड मायोमेक्टोमी द्वारा गर्भाशय की दीवार से भी हटा दिया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए लाभकारी है जो भविष्य में मां बनना चाहती हैं। बड़े फाइब्रॉइड या गर्भाशय के अन्य भागों में स्थित फाइब्रॉइड इस सर्जरी द्वारा नहीं निकाले जा सकते। तीसरा है एंडोमेट्रियल एब्लेशन। तो अगर फाइब्रॉइड गर्भाशय की आंतरिक सतह के पास स्थित है तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन द्वारा गर्भाशय की परत को हटा दिया जाता है। और चौथा है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। तो इस प्रक्रिया में फाइब्रॉइड के क्षेत्र में रक्त आपूर्ति बंद कर दी जाती है, जिससे कि फाइब्रॉइड सिकुड़ जाते हैं। यह विधि 90% रोगियों में फाइब्रॉइड के लक्षणों को खत्म कर देता है, लेकिन यह उन महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है जो भविष्य में मां बनना चाहती हैं। उसके बाद है एमआरआई के द्वारा अल्ट्रासाउंड सर्जरी। तो इस प्रक्रिया में फाइब्रॉइड का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन का उपयोग किया जाता है। फिर सुइयों को रोगी की त्वचा के माध्यम से डाला जाता है जब तक कि वे फाइब्रॉइड तक पहुंच नहीं जाती। सुइयों के माध्यम से एक प्रकाशीय तंतु केबल यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल डाला जाता है, जिससे कि लेजर प्रकाश फाइब्रॉइड तक चला जाता है और उसे सिकोड़ देता है। और इसी प्रकार से इसका अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चेदानी में रसौली का अगर हम इलाज ना करवाएं तो उससे क्या जटिलताएं या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फाइब्रॉइड आमतौर पर जटिलताओं का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन यदि वे गंभीर हैं तो वे घातक हो सकते हैं, जैसे कि मेनोरेया या फिर पीरियड्स में अत्यधिक रक्तस्राव होना। तो इस स्थिति में महिलाएं माहवारी के दौरान सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं और डिप्रेशन यानी कि अवसाद, एनीमिया और थकान से ग्रस्त हो सकती हैं। दूसरा है पेट दर्द। तो यदि फाइब्रॉइड आकार में बड़े हैं तो निचले पेट में सूजन और असहजता हो सकती है। परिणाम स्वरूप कब्ज और मल त्याग में दर्द हो सकता है। तीसरा है गर्भावस्था संबंधी समस्याएं। तो गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि के कारण समय से पूर्व जन्म, प्रसव समस्याएं और गर्भपात हो सकता है। चौथा है बांझपन। तो कुछ मामलों में फाइब्रॉइड के कारण निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार से नहीं लग पाता, जिस कारण गर्भधारण नहीं होता है। और गर्भाशय के बाहर बढ़ने वाला सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड गर्भाशय के आकार को बदल सकता है, जिस वजह से गर्भधारण करना कठिन हो जाता है। और लास्ट में एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जो कि है लियोमायोसार्कोमा। तो यह कैंसर का एक अत्यंत दुर्लभ रूप है जो कि फाइब्रॉइड के अंदर विकसित होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।